डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करने का तीसरा तरीका देख रहे हैं। ठीक है, तो ये तीसरा तरीका जो है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होना चाहिए ताकि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो मेथड है उससे सॉल्व किया जा सके। तो इक्वेशन का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए dy dx प्लस py इक्वल टू q, या फिर dx by dy px इक्वल टू q। अभी यहाँ p और q क्या है, तो p और q या तो कांस्टेंट्स होगा ये नहीं तो फंक्शन ऑफ x ओनली। और इस केस में ठीक उल्टा, यहाँ p और q होगा कांस्टेंट्स या फिर फंक्शंस ऑफ क्या y ओनली, है ना। तो देखो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा ना उसी को ये जो p और q या तो कांस्टेंट होना पड़ेगा या उसके रिस्पेक्ट उसी का मतलब p और q फंक्शन होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ y, है ना। या फिर इस केस में देखो ये डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी p और q जो होगा वो दोनों या तो कांस्टेंट होगा या x का कोई फंक्शन होगा। जैसे कि हो सकता है p sin x हो जाए, है ना, q हो सकता है 1 हो जाए, तो दिखने में कैसा लगता है dy dx इक्वल टू y sin x इक्वल टू 1, है ना, इस फॉर्म में हो सकता है ना। यहाँ पे p क्या हो सकता है, यहाँ पे p हो सकता है कि sin y हो और q हो सकता है कि रूट ओवर 1 माइनस y स्क्वायर हो। तो इस केस में क्या होगा देखने को, देखो dx by dy प्लस x sin y इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। इस फॉर्म में भी हो सकता है, इसमें देखना dy dx होगा तो यहाँ पे जो तुम्हारा y होगा वो फ्री होना चाहिए और जो भी चीज है इन टर्म्स ऑफ साइन होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं, एक y तुमको यहाँ दिखना चाहिए, यहाँ y है ना तो एक y यहाँ दिखना चाहिए और यहाँ पे x है ना, यहाँ भी एक x दिखना चाहिए और बाद बाकी दूसरा चीज जैसा भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ y होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स फॉर्म यानी e टू द पावर y प्लस 1, है ना, या फिर कुछ भी, है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये रह सकता है, चाहे वो इस फॉर्मेट में रहे, ठीक है, e टू द पावर y बाय रूट ओवर 1 माइनस y स्क्वायर सब चलेगा। सिर्फ यहाँ एक x दिखना है तुम्हें, x रहना चाहिए, अगर नहीं है तो लेके आओ। इस फॉर्म में तुमको बनाना ही होगा, तभी जाकर के ये बगल वाला तुम्हारा p कहलाएगा और इसको तुम q कह सकते हो। ये फॉर्म में आएगा तभी कहा जा सकता है इसको p और q, और उसी तरीके से इस फॉर्म में जब आएगा तभी ये इसको p कहा जा सकता है, इसको q कहा जा सकता है। कभी कभी चीज डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दिया हुआ रहेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, फॉर्म में लाना पड़ेगा और उसके बाद जाकर के तुम इंटीग्रेट मतलब उसके बाद जाकर के इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने का मतलब क्या है, y का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, है ना, y का वैल्यू निकालना मतलब y मतलब इस देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसा लग रहा है ना y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, यानी y जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो y का एक फंक्शन होगा, है ना। हो सकता है कि e टू द पावर x प्लस c इस टाइप का आ जाए। ठीक है, मैंने बताया था ना कि इस फॉर्म में आएगा एक फंक्शन, इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो क्या कहलाता है, वो एक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे और एलएचएस में पुट करोगे तो इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा, है ना, बोला गया था ये बात को। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा वो x इक्वल टू क्या होगा, समथिंग लाइक x इक्वल टू e टू द पावर y माइनस c। समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पे c आर्बिट्री कांस्टेंट है, यानी हम लोग जनरल सॉल्यूशन ही इसके मदद से ढूंढेगा। ठीक है, और जब कुछ केस दिया रहेगा तो वो केस का जो x और y का वैल्यू बैठा करके कांस्टेंट निकाल लेगा और फिर कांस्टेंट को इसी इक्वेशन में पुट करके एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेगा, है ना। नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे ना, लास्ट में जाकर के हम लोग ये इसका एक फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे एक टर्म है जिसको कहा जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। समझ रहे हो, इस केस में क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, है ना। जैसे कि यहाँ पे p क्या है, ये तुम्हारा p है ना, दिस इज p, है ना, sin x इज द p। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे p की जगह sin x बैठा देना है dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा sin x का,
यस माइनस cos x, यहाँ c नहीं लिखना है, समझ में आएगा? यहाँ c नहीं लिखना है। अब क्या करना है, जो सॉल्यूशन बनेगा वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कैसा फॉर्म में होगा, वो होगा y इंटू आई एफ, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्या y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे q इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्या करने वाले dx प्लस, समझ में आ रहा है बात? ये हमारा सॉल्यूशन होगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले ना वो बैठा देंगे यहाँ पे माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे q की जगह क्या बैठाएंगे, q की जगह 1 है तो 1 बैठा दो, e टू द पावर माइनस, ये मैंने जस्ट एग्जांपल बताया, ठीक है, क्वेश्चंस जो है समझ रहे हो ना बात को। अब इसका जो भी इंटीग्रेशन होगा वो आ जाएगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म में इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, पर जो क्वेश्चन होगा उसमें आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। यानी यहाँ पे मान लो कुछ और हो सकता है कि यहाँ पे x हो, है ना, तो x होगा तो इंटीग्रेशन x स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पे x स्क्वायर रहा तो इंटीग्रेशन इजीली x क्यूब बाई 3 हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? ये तो बस मैंने एग्जांपल के तौर पे एक लिया, ठीक है, ताकि तुम प्रोसेस तरीका को समझ जाओ, है ना, कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्म में लेके आना होगा, ठीक है, अगर है तो अच्छा बात है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में नहीं देगा ये, है ना, को काम ही उन लोगों का क्या है, इतना आसान नहीं बनाना चीजों को, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देगा। और क्यों ऐसा करेगा, ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज हो करके ऐसा फॉर्म में आना चाहिए, इस फॉर्म में लिख के आ जाएंगे, फिर यहाँ पे उनको कंफ्यूजन मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो अच्छे से इसको फॉर्म में ला सकता है, खाली तुमको याद रखना है कि अगर dy dx फॉर्म में ला रहे हो तो एक y रहना चाहिए, और अगर dx by dy फॉर्म में लाना चाह रहे हो तो इधर एक x रहना चाहिए, बाद बाकी जो भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो कोफिशिएंट है dy dx का वो 1 होना चाहिए, ठीक है, और बाद बाकी यहाँ कुछ भी रहे, यहाँ कुछ भी रहे, जो भी रहेगा कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, खाली इस केस में इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए फंक्शन, p और q फंक्शन हो सकता है, कैसा भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन चलेगा इन टर्म्स ऑफ x या कांस्टेंट, ठीक है। और